बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आगाती बैगन की, साथ ही साथ तसर के बारे में, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अब एक किसान भी ले सकेंगे कृषि उपकरण। और पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेसी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके तहत फसल की जरूरतें खेत से ही पूर्ति होती हैं। खाद पशुधन से मिलता है और कीटनाशक पशु के मलमूत्र के अलावे पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने कृषक यंत्रों के वितरण वाले स्कीम में बदलाव किया है। पहले कृषि उपकरण केवल किसानों या महिलाओं के समूह को दिए जाते थे, लेकिन अब एक किसान भी कृषि उपकरण ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसान को 2 लाख रुपए तक का कृषि उपकरण मिल सकेगा। इस पर किसान को 1,60,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसान केवल 40,000 रुपए भुगतान कर 2 लाख रुपए का कृषि उपकरण ले सकेंगे। पशुपालक भाई, यदि आप सूकर पालन कर रहे हैं तो इस मौसम में स्वाइन फीवर से बचाव जरूरी है। इसके लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। स्वाइन फीवर एक खतरनाक बीमारी है जिसमें सूकरों को तेजी से बुखार आता है और सूकरों की मृत्यु तक हो जाती है। पशुपालक भाई, सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाव के लिए स्वाइन फीवर टीका 1 ml मात्रा चमड़ा में 2 महीने की उम्र में लगवाएं। उसके बाद साल में एक बार टीका लगाकर सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाव किया जा सकता है। अभी का मौसम जैसा कि आ रहा है, इस समय स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जो बीमारी है सूकरों के लिए, जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ये बीमारी से बचाव के लिए स्वाइन फीवर टीका 1 ml मात्रा चमड़ा में 2 महीने की उम्र में देना चाहिए। 2 महीने का जब उम्र हो जाए उसके बाद साल में एक बार ये टीका दे करके इसका बचाव कर सकते हैं। इसका लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, सूकर अचानक मरने लगते हैं, तेज बुखार होता है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। इसका टीकाकरण करके आप इसका बचाव कर सकते हैं। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेसी, बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें। कोशिशों 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंधी लगाएं। लगाने से पहले बीज कंदों को 0.10% कार्बेंडाजिम और 0.1% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित जरूर करें। साथ ही 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बिना रासायनिक कीटनाशक दवा के कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप भिंडी फसल लगाने जा रहे हैं या लगाए हैं तो रासायनिक कीटनाशक दवा के बिना बंधक कीट और फलछेदक कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए भिंडी फसल वाले खेत के चारों तरफ मक्का या ज्वार फसल लगा दें। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, अब बारी है जानकारी की, और जानकारी है कि आगाती बैगन की खेती कैसे करें। तो बैगन की खेती तो हमारे किसान भाई बहन करते ही हैं और इसका बहुत बड़ा जो है व्यापार बना हुआ है, और अगल बगल के राज्य में यहाँ से बैगन जाते हैं और किसान भाई बहन काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं। तो आगाती बैगन की जो है तैयारी में लगे हैं। तो अगर इसका वैज्ञानिक तरीके से अगर इसकी खेती की जाए तो इसका कुछ अलग ही फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और सीधा ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे कि बैगन की आकात खेती कैसे करें और इसका वैज्ञानिक तरीका क्या हो। इस बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड प्रदेश में अगर देखा जाए तो बैगन की बहुतायत खेती होती है, और ऐसे में किसान भाई हमारे हैं जो बैगन के कुछ रोग हैं उससे भी जूझते हैं। लेकिन अगर प्रभेद की बात करें, खेत की तैयारी करें और आगात खेती की बात करें तो उसके लिए समय कौन सा होगा और खेत की तैयारी कैसे? किसान भाइयों, बैगन की खेती जैसा आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में बहुतायत से की जाती है। अगर हमें जून माह से फलों की तुड़ाई प्रारंभ करनी है तो उसके लिए हमें बुआई का समय अभी ही है, और अभी से हमें बुआई की और खेत की तैयारी कार्य प्रारंभ करना होगा। किसान भाइयों, अगर हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो एक गहरी जुताई और 2-3 बार कल्टीवेटर चला के हम खेत को अच्छे से मिट्टी को समतल कर लेते हैं, भूमि को समतल कर लेते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं,
और इसके बाद साथ ही साथ हमें इसमें बीज की बुआई करके बिचड़ा तैयार करने का भी कार्य प्रारंभ करना होता है। खेत की तैयारी के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो अंतिम जुताई के समय 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, इस प्रकार 80 से 100 कुंटल हमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, तो उसके लिए भी हमें पहली मात्रा इसी समय देनी होती है, जिसके लिए 100 किलोग्राम यूरिया और 120 से 160 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का हमें प्रयोग करना होता है। ये प्रति एकड़ की दर से हमें इस मात्रा का प्रयोग करना है। तो फास्फोरस के लिए जो हम सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी पूरी मात्रा और इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन के लिए जो हम उर्वरक यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आधी मात्रा को हमें अंतिम जुताई के समय खेत की तैयारी के समय ही मिला देना है। और इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि इसके साथ साथ हमें बिचड़ा तैयार करने की भी तैयारी करनी होती है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं बिचड़ा तैयार करने की प्रमुख विधियों की, तो प्रमुख रूप से क्यारी विधि और फ्लोर ट्रे विधि द्वारा ही इसका जो बिचड़ा है वो तैयार कर सकते हैं। परंतु हमारी अनुशंसा यही रहेगी किसान भाइयों कि आप क्यारी विधि में ना लगा के नर्सरी ट्रे, जो कि लगभग 104 खाने वाली बाज़ार में उपलब्ध होती है, उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट, इन दो का प्रयोग करें। दोनों ही बराबर मात्रा में मिला के इसमें इस ट्रे को भर दें और फिर इसमें बीजों को लगाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि इसमें समान वातावरण मिलता है, सभी बीजों को कम मात्रा में बीज लगते हैं और समान दशा मिलती है सारे पौधों के, तो इसलिए जो भी बिचड़ा हमारा तैयार होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जड़ तंत्र उसका अच्छा मजबूत बनता है और उसका जो उसकी लंबाई होती है, जो आकार होता है, वो भी समान होता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि जब भी हम क्यारी विधि में, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पौध को उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ें क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है और इससे क्या होता है कि पौधों को रोपाई उपरांत मुख्य खेत में स्थापित होने में थोड़ा समय अधिक लगता है। परंतु प्रो ट्रे या नर्सरी ट्रे की विधि में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जड़ों का जो जड़ों का निर्माण होता है वो भी घना होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उनको अच्छा वातावरण और नमी मिलती है। इसके अलावा जड़ टूटती नहीं है, तो जो वो अधिक समय लगता है क्यारी विधि में वो इसमें नहीं लगता है। तो हमारे किसान भाइयों को तुलनात्मक रूप से थोड़ी जल्दी हमारी फसल की तुड़ाई आरंभ हो जाती है। लेकिन अब बात आता है, अगर प्रभेदों की बात करें आगात बैगन की, तो वो कौन कौन से प्रभेद हैं जो झारखंड के लिए उपयुक्त हैं? किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केंद्र जो कि पटना में स्थित है, उसका एक केंद्र हमारे यहाँ रांची में भी है और वहाँ के माध्यम से कुछ प्रभेद जो संकर किस्म के हैं जो झारखंड राज्य के लिए उपयुक्त हैं, उसमें से स्वर्ण मोहित, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण अजय ये प्रमुख किस्में हैं, जिनका अगर किसान भाई अगर उपयोग करते हैं, इनका चुनाव करते हैं और अपने खेतों में लगाते हैं तो इसमें अच्छी उपज भी प्राप्त होती है। प्रत्येक प्रभेद से हमें लगभग 250 कुंटल तक की उपज प्रति एकड़ प्राप्त हो सकती है। 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ तक की उपज हमें प्राप्त हो सकती है। और इन प्रभेदों में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि एक बैक्टीरियल विल्ट बीमारी आती है, फोमोप्सिस ब्लाइट आती है, तो उन बीमारियों की भी उन बीमारियों के लिए भी ये प्रभेद जो होते हैं वो प्रतिरोधी पाए गए हैं। किसान भाइयों, अगर हम बिचड़े की बात करते हैं तो बिचड़ा हमारा लगभग 1 महीने में 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। उसकी हमें जब रोपाई करनी होती है तो उस समय हम यही अनुशंसा करेंगे कि इसकी रोपाई हम कतारों में करें और कतारों में मेड़ बना के उसके ऊपर हम अगर इसकी रोपाई करते हैं तो उस समय ध्यान देने की बात ये होती है कि कतार से कतार की दूरी हमें 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौध से पौध की दूरी हमें 45 सेंटीमीटर रखनी होती है। इस प्रकार से अगर हम रोपाई करते हैं तो हमारी जो गर्मा की फसल होती है वो उसमें उपज भी अच्छी होती है और उसमें हमें उसकी देखभाल करने में भी आसानी होती है। अब बात आता है कि आम समस्या किसान भाइयों के साथ आ रही है, खासकर बैगन की अगर बात करें तो मुरझा रोग आता है, तो उससे निदान कैसे प्राप्त करें? और देखते हैं कि पूरा खेत इससे बर्बाद हो जाता है, इससे हमारे किसान भाई कैसे उभरे? किसान भाइयों, जैसा कि हमने प्रभेदों को चुनाव के समय ही बताया कि ये बैक्टीरियल विल्ट या मुरझा रोग, इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब इसका प्रकोप होता है तो कई बार हमें किसान भाइयों को समझ में भी नहीं आता है कि किस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जाए। तो इसके नियंत्रण के क्रम में जो सबसे मुख्य बात होती है वो प्रभेदों का चुनाव ही होती है। बहुत सारे प्रभेद जिसमें हमने आपको बताया
कि स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण मोहित और स्वर्ण अजय ये 3 प्रमुख संकर किस्में हैं, जिससे उपज भी अच्छी प्राप्त होती है और ये मुरझा रोग के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी पाई गई है। तो इन प्रजातियों का चुनाव करें। इसके अलावा जो भी प्रजाति का अगर आप अन्य प्रजातियों का भी चुनाव कर रहे हैं तो सर्वप्रथम ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें, जिस स्रोत से भी आप उसे खरीद रहे हैं या उसके बीज प्राप्त कर रहे हैं, कि इस रोग के प्रति उसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है या नहीं जाती है। क्योंकि पहला चरण यही है, अगर ऐसी प्रजातियों का आप चुनाव करते हैं तो बहुत आसानी से इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें जो फल छेदक से भी पहले एक प्रमुख बीमारी प्रमुख कीट लगता है, वो लगता है शीर्ष छेदक। और इसमें आप अक्सर देखते होंगे जी, जो शीर्ष में पत्ती जहाँ से जुड़ी रहती है वहीं से पत्ती झूल से गिर जाती है और मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही आसानी से इसका जो लक्षण है वो पहचाना जा सकता है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप रोज़ अपने खेत का निरीक्षण करते रहें और जब भी ये दिखाई दे तो उसके लिए एक फ्लूबेन डाईएमाइड दवा बाज़ार में रसायन उपलब्ध है। इसका 1 ml 4 लीटर पानी में इसको डाल के इसका छिड़काव करते हैं अगर किसान भाई, तो इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि आगात बैगन की अगर खेती करना चाहते हैं तो प्रभेद का और समय का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप तसर की खेती करते हैं और अब जो है ये गर्मी का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त आपको इसकी खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्रैल मई का महीना जो होता है ये काफ़ी गर्म होता है। ऐसे में तसर खाद्य पौधों की जो है देखभाल ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी देखभाल अगर सही नहीं करेंगे तो फिर आपकी पैदावार में जो है फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए इसकी देखभाल वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, हमारे विशेषज्ञ जानकारी लेकर हाजिर हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में जो तसर के भोज्य पौधे हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, और इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र यादव। अच्छा यादव जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी जैसे अब अप्रैल का महीना चल रहा है, मई आएगा और गर्मी भी बढ़ेगी, और जो तसर है वो खासकर कीट आधारित खेती है, तो अभी के समय में इन 2 महीने में किस तरह के कृषि कार्य जो है किसान भाइयों को करने चाहिए जिनसे कि उनकी आने वाली फसल जो है वह अच्छी हो? किसान भाई बहनों, मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक कटाई छटाई, जो तसर खाद्य पौधे इनकी कटाई छटाई करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जो किसान भाई मार्च में कर चुके हैं तसर खाद्य पौधे कटाई छटाई और अभी कर रहे हैं, तो उनसे यह है कि इस महीने में कटाई छटाई के 20 से 25 दिन के अंदर में उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें गाल डिजीज का जो है रोग का मतलब कीड़े का इन्फेस्टेशन होता है इस सीजन में, गर्मी में। तो इसके लिए किसान भाई बहनों का ये है कि वो रोगर का 1% स्प्रे करें, जिससे जो है उनका फसल पत्ती भी गुणवत्ता युक्त होगी और उनका पत्ती की मात्रा भी जो है उसमें भी वृद्धि होगी और उसका विकास भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन गर्मी के समय में जो सॉइल है उसको लेके भी किसान भाइयों को कुछ कार्य करने की ज़रूरत होती है क्या? हाँ, किसान भाई इसमें जैसे कटाई छटाई कर दिए तो उसके अवशेष नीचे पड़े हुए हैं, पत्तियां पड़ी हुई है, तो उनको साफ़ सफाई कर करके ले जा कर के खेत के किनारे कहीं गड्ढे में उसको जला देना चाहिए। जलाने से होता है कि जो हमारा वायरस है, फंगस है जनित रोग हैं वो उस पत्ती में रहते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं जलाने से। तो एक काम ये करना है। दूसरे, आपके खेत में झाड़ी होगी, कुछ खरपतवार नए नए निकल रहे होंगे, उनको इसी समय जो हम कटाई छटाई माने कटाई साफ सफाई कर देंगे तो उसमें जो हमारे कीड़े के अंडे बच्चे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इस कार्य को करने की अति आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है यादव सर कि जब जो भोज्य पौधे हैं उनकी कटाई कर दी, नए उसमें पत्तियाँ आ गई, तो ज़मीन से भी कुछ कीड़े जो है ऊपर पहुंचते हैं पत्तियों को खाने के लिए, या ऊपर से भी आते हैं, तो उनको कैसे रोकें, कैसे अपने पौधों को सुरक्षित रखें? किसान भाइयों, एक मई जून बीटल होता है जो उसको देहाती भाषा में गोबरौड़ा कहते हैं, वह आपके ज़मीन में रहता है इस समय, और उसका जो है ये बहुत पीक समय है, यही मई जून में ही वो निकलना चालू हो जाता है। तो उसके लिए है कि गहरी जुताई करें।
अगर आपकी स्पेसिंग 10x10 फीट में है या 10x6 फीट में है तो गहरी जुताई एक बीच में हो जाती है, तो जुताई करके मैन्युअली इसको हम चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको लिए जो दवा के रूप में करंज की खली, नीम की खली, इसका जो है प्रति हेक्टेयर 1 कुंटल के हिसाब से हम छिड़काव कर दें तो जब बरसात होगी उसमें से घुल करके इनके अंडे समाप्त हो जाएंगे और ये गोबरौरा का प्रकोप कम हो जाएगा। मतलब जिससे मई जून बीटल में जो पत्तियां खा जाते हैं वो नहीं खाएंगे और आपका पत्ती गुणवत्ता युक्त और अच्छी क्वालिटी का रहेगा, जिससे आपका तसर कीट पालन जो है की उपज भी बहुत अच्छी होगी। बेसिकली जो है जो इनके भोज्य पौधे हैं उन पर पाले जाते हैं, टहनियों पे पाले, पत्तों पे पाले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा कोमल पत्ती, जितना ज़्यादा कोमल टहनी होगा शायद उतना जो है तसर के कीट को फ़ायदा होगा। तो इसको कैसे किसान भाई बैलेंस कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं कि ब्रांच जो है मैक्सिमम निकले? किसान भाइयों इसके लिए यही है कि मैं तो अभी जा कर के देखा हूँ झारखंड के दुमका में और गोड्डा में जा कर के मैंने देखा वहाँ पे, तो एक कटाई छटाई करने का बहुत लाभ है। इसको अगर कटाई छटाई हम नहीं करते हैं तो जो ब्रांच है, शाखाएं बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। मोटी होने से उसमें पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं। पत्ते जब छोटे होता क्या है कि मॉइस्चर कम होता है। मॉइस्चर को पत्ते जब बड़े बड़े होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं तो वो मॉइस्चर ज़्यादा उड़ाते हैं और वो मॉइस्चर कम माने उड़ाने के चक्कर में वो कम छोटी पत्ती हो जाती है। और जब छोटी पत्ती हो जाती है और आपका ब्रांच मोटा हो जाता है तो इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें हर 3 साल पे किसान भाइयों पौधों और तसर खाद्य पौधों की कटाई छटाई करना आवश्यक है, जिसके लिए उचित समय है मार्च से अप्रैल का महीना। इसमें जब कटाई छटाई कर देंगे तो हमारी अच्छी ब्रांच मतलब ब्रांच निकलेगी और पत्ती भी उसी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और गुणवत्ता युक्त पत्तियाँ निकलेंगी और उसमें रोग व्याधियों का भी प्रकोप कम होगा। कटाई छटाई करते हुए ध्यान देना है किसान भाई बहनों कि कटाई छटाई करने के बाद जो ब्रांच हम काट देते हैं उसको हटा देना है और काटने के बाद जहाँ पे कटाई हो जाती है उसको हम गोबर मिट्टी के लेप कर देने से वहाँ पे रोग व्याधियों का चक हो जाता है, रुकावट हो जाती है, वो नहीं जाते हैं उसमें लगते हैं। जी, मरहम का काम करता है। या बोडेक्स मिक्सचर होता है, चूना और ये चूना और ये सल्फर होता है, उसको लगा देने से मतलब 50-50 भाग मात्रा में, तो ये भी वो रोकता है। यही महीना है अप्रोप्रिएट जो मई का महीना है, इसमें जो दीमक जाकर के अपने बागान में अड्डा बाड़ी में घूमेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे दीमक की कॉलोनियाँ जगह जगह बनी पड़ी हुई रहती हैं टीले टाइप की। तो उस दीमक की कॉलोनी को पहले तो ध्वस्त करें और उसमें क्लोरोपाइरिपास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके और उस जो है एक दीमक कॉलोनी में मतलब 100 ml मतलब पानी डाल देना है। कहने का मतलब अगर हम 100 ml डालते हैं एक दीमक कॉलोनी में तो 1 लीटर में 10 हम कवर कर लेंगे किसान भाइयों बहनों। तो ये हम हर साल अगर ये प्रक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे दीमक जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दीमक कॉलोनी में उनकी रानी मक्खी रहती है जिसको मारना अति आवश्यक है। अगर हम रानी को मार दिए तो उनका प्रोडक्शन दीमक का जो है कम हो जाएगा। जो वहाँ करीब वो 10 फीट नीचे रहता है उस दीमक कॉलोनी में, तो उसमें अगर हम ये क्लोरोपाइरिपास जिसको बाज़ार में दरसवान के नाम से मिलता है और इसको ख़रीद के लाके हम डाल देते हैं उसमें और उस दीमक कॉलोनी को फिर बंद कर देंगे, माने फावड़े से उसको तोड़ेंगे, फिर दवा डालेंगे मतलब 100 ml पानी में मिला करके 1 लीटर पानी में 2 ml दवा डाल करके और 100 ml एक दीमक कॉलोनी में डाल देंगे और उसको बंद कर देंगे। या इसका दूसरा उपाय है कि करंज की खली को भिगो करके उसमें हम 50 से 100 ग्राम डाल देंगे, तो उससे भी यह हमारा दीमक कंट्रोल रहेगा। तो किसान भाइयों देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है कि इन 2 महीनों में जब आप मार्च में आपने पौधों की कटाई छटाई कर ली है उसके बाद किस तरह से बाग बगीचे की सफाई रखें और आने वाले फसल के लिए अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए क्या तैयारी करके रखें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई बहनों, जोहार। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी तो लगी होगी, बस आपको उस पर अमल करना है। अमल करते ही आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होने से मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हमारी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन जाते जाते आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो लिख डालिए हमें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।